प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं और आज जो है 10वीं कक्षा का ज्योमेट्री लेकर के मैं आया हूं, जो कि विद्यार्थियों के लिए सबसे भयावह होता है। लेकिन अगर मेरा माना जाए और जैसा कि आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें ये सबसे सरल विषय हो जाएगा। ये बच्चे के लिए बड़ा कठिन रहता है बचपन से ही कि ज्यामिति मतलब जो है बहुत ही ज्योमेट्री भास्ट होगा, इसमें बहुत सारा चीज़ रटना होगा, याद रखना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्री, जो कि 10वीं कक्षा का है। और अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आप गणित में 99 या 100 के हकदार हो जाएंगे। चूँकि ये अमूमन बच्चों का कमज़ोर होता है, आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे प्रतियोगिता के रूप में। तो हम लोग देखें, ज्योमेट्री में कुछ फैक्ट्स है। ये 10वीं कक्षा का है, अध्याय 6 का, जिसमें 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। 6.1, 2, 3, 4 और 5। उसमें से कई प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में मूल रूप से मैं 5 प्रमेय अवश्य सिद्ध करके दिखाऊंगा, और कुछ ऐसे प्रमेय है जो हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसका भी मैं थोड़ा बहुत हिंट जरूर कर दूंगा। तो पहले इन पॉइंट को देखें। मैंने अभी यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, तो वह समरूप आकृति कहलाता है। समरूप, जैसा कि वैसे ये डेफिनेशन है, मैं समझा रहा हूँ कि समरूप, समान रूप, देखने में एक जैसा हो लेकिन उसकी माप एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये अगर हम इस चीज़ को गोल आकृति बनाते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? वृत्त। ये क्या कहलाएगा? वृत्त। ये क्या कहलाएगा? वृत्त। आप देखें तो ये सब क्या है? वृत्त है। लेकिन इसकी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं भिन्न हो गई। तो अमाप समान ना हो, मतलब इसका जो माप है वो समान न हो, त्रिज्याएं भिन्न है, लेकिन ये देखने में एक जैसा है, यानी सब क्या कहलाता है? वृत्त। तो इसीलिए कहा जाए कि सभी वृत्त जो हैं आपस में क्या है? समरूप है। इसी प्रकार अगर वर्ग की बात करें तो ये वर्ग, ये भी वर्ग और ये भी वर्ग। संभवतः इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर संभवतः। तो क्या ये समरूप नहीं होंगे? ये सभी समरूप होंगे और ये समरूप के चिन्ह हैं। तो देखा जाए तो सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज, ये आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि सभी सर्वांगसम समरूप तो होते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। जैसे ये चिन्ह है सर्वांगसम का और ये चिन्ह है समरूप का। तो सर्वांगसम में समरूप है, लेकिन जो ये बराबर का चिन्ह है सर्वांगसम में, ये समरूप में नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि सभी सर्वांगसम समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर एक ये 2 समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, लेकिन ये आपस में हो गया सर्वांगसम। अब अगर यहीं पर दूसरी त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर और ये समरूप है, चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। तो वही इस दूसरे पॉइंट का मतलब है कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप तो होता है लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है। आगे बढ़े। ट्रिपल ए, यानी ए फॉर हो गया एंगल, यानी कि कोण। कहीं कहीं जगह इसको कहा जाएगा कोण, कोण, कोण। तो अगर किसी भी 2 त्रिभुज के संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो
तो वह त्रिभुज ए से समरूप कहलाएगा। जैसे एक ये त्रिभुज है ABC और ये एक त्रिभुज है PQR, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 100 डिग्री। सपोज करें ये 100 डिग्री, या इसको 100 कर लेते हैं और इसको 50। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, लेकिन लिखेंगे इसका नाम कैसे? अगर इधर से हम कैसे भी लिख लें नाम ABC लिखें, तो A कितना है 30, तो यहाँ पर 30 वाला कौन है R, तो पहले R लिखाएगा। फिर क्या है B कितना है 100 वाला कौन है P। फिर यहाँ C कितना है 50, यहाँ पर C। ये अब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यूं नहीं लिख सकते हैं, कोई अगर ये लिखता है कि ABC समरूप त्रिभुज PQR तो गलत, जबकि समरूप है, ये त्रिभुज दोनों समरूप हुआ, लेकिन लिखने का तरीका फिर बदलना होगा, क्योंकि जो एंगल जिसके बराबर है उसके ही समान स्थान पे लिखना होगा। जैसे पहला A 30 डिग्री, तो यहाँ पर पहला 30 डिग्री R है तो R लिखना होगा। B यहाँ पर 100 डिग्री है तो 100 कौन है P, तो पहले P लिखना होगा। ये नहीं लिख सकते PQR, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये P कितना हो गया 100, Q कितना है 50, R कितना है 30, यहाँ पर क्या है A 30, ये B कितना है 100 और C कितना है 50, तो उठपटांग हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये हम लोगों को समझना होगा। तो अगर कोई त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप कहलाएगा। डबल A ये बहुत ही साधारण चीज़ है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका है। जैसे अगर ये 30 और 50 है जो कि बराबर है इसका, तो क्या यह त्रिभुज समरूप नहीं होगा? हमको नहीं मालूम तीसरा कोण कितना है, लेकिन दो कोणों का माप पता है, तो तीसरा तो स्वतः निकलेगा, क्योंकि दोनों की स्थिति क्या है कि त्रिभुज के कोण सभी कोणों का योग 180 डिग्री। तो उस परिस्थिति में देखा जाए तो ये अगर 30 है 50 है तो 100 तो 80, तो इधर रेस्ट कितना बच रहा है 100। उसी पर अगर 50 30 80 तो रेस्ट कितना बच रहा है 100। तो कहने का अर्थ ये होगा कि ये त्रिभुज भी समरूप होगा। किस प्रमेय से? तो इसको प्रमेय की जगह उप प्रमेय कहा जाता है। डबल ए यानी कोण, और वो सतह ए के इसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं एस सर्वांगसम को भी रिफ्लेक्ट करता है और एस जो है समरूपता को भी। अगर ये कहा जाए कि किसी दो त्रिभुज जिसकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सभी संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक रूप में बराबर है तब वह त्रिभुज समरूप कहलाएगा। जैसे अगर एस पर बात करते हम लोग, तो क्या हुआ, ये एक त्रिभुज है 2 4 6, दूसरा त्रिभुज है 4 8 12, ABCPQR। तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, क्योंकि इसकी भुजा अनुपातिक रूप में बराबर है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, सब दोगुना है। तो इस आधार पर देखा जाए तो एस से वह त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। क्योंकि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। देखो सब आपस में कैसे बराबर होगा। AB कितना है 2, PQ कितना है 4, BC कितना है 6, QR कितना है 12, AC कितना है 4, PR कितना है 8। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो अनुपातिक रूप में बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह त्रिभुज भी आपस में समरूप है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि जब कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपातिक मान आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि SAS क्या समझा रहा है हम लोग को। तो SAS ABCPQR। S पहले तो S फॉर साइड यानी ये, फिर A तो फिर ये एंगल, अब फिर SAS
यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मतलब हुआ कि इसको परिडिफाइन कैसे करेंगे कि किसी त्रिभुज के दो संगत भुजा और उसके अंतर्गत का कोण, अंतर्गत मतलब उन दोनों भुजा से जो कोण बनता है, जो अंतरित करता है, तो दो संगत भुजा और उसके अंतर्गत का कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज SAS से क्या होगा, तो समरूप होगा। या उसके संगत भुजा अनुपातिक रूप में बराबर हो और उसके अंतर्गत का कोण बराबर हो तो भी वो समरूप होगा। यानी इसका कंडीशन क्या होगा कि कोण B बराबर कोण Q और AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। तो ये SAS पर क्या हुआ, समरूप हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर आखिरी जो 4 पॉइंट है यानी 7 से लेकर 10, ये 7 से लेकर 10 को मैं बारी बारी से सिद्ध करके दिखाऊंगा। संभवतः एक वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है थेल्स प्रमेय पे, लेकिन फिर से मैं इसको आज एक बार सम्मिलित रूप में बताऊंगा। थेल्स का विलोम पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम, इसको मैं डिफाइन इसी के अंतर्गत कर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं, प्रश्न है थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें। अथवा इसी में दे देगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें। प्रमाणित करें। तो इस तरह से, और इसी में प्रश्न इस तरह से भी दे सकता है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रमाणित करें। तो ये यहाँ से यहाँ तक थेल्स प्रमेय का डेफिनेशन हो गया कि अगर कोई प्रश्न सिर्फ यूं पूछ दे कि थेल्स प्रमेय कहते किसे हैं, क्या है, तो हम लोग जवाब लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब इसी को हम लोग को प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस त्रिभुज के कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये एक समानांतर खींची गई रेखा है जिसका नाम है DE। तो समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना
है क्या कि इसकी भुजा अनुपातिक रूप में बराबर होती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये रचना करना होगा इसमें, जिसको बनावट भी कहते हैं। तो रचना क्या किए, तो इस पे एक लंब डाले P Q और BC और DC को मिलाया। तो जो किए वो लिखना है कि PE लंब AD, DQ लंब AE पर डाला तथा BE और DC को मिलाया। BE और DC को मिलाया। ये अब है प्रमाण में देखेंगे। प्रमाण क्या है कि कैसे क्या करना है, तो हम लोग यूँ चले आते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल या DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसका क्या हुआ AD और शीर्षलंब क्या हुआ PE। तो AD गुने EP बटा 1/2 आधार इसका क्या हुआ BD और इसका भी शीर्षलंब EP। अब कहेंगे ऐसा कैसे होगा, तो देखेंगे बहुत ही सरल है। जैसे एक कोई त्रिभुज है यहाँ पे और यही रेखा यहाँ गया और यहाँ से इसकी लंबाई जो ये दिया हुआ है 3, तो ये इसका शीर्षलंब भी 3 ही माना जाएगा। तो ये त्रिभुज के अंदर हो या बाहर, अगर ये नहीं भी है बाहर है और ये 4 है तो भी इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं कि 1/2 4 गुना 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर अंदर रहे या बाहर रहे। तो उसी प्रकार ये PE भले इस त्रिभुज से बाहर है लेकिन ये इस त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब यही होगा। तो हम लोग इसको कैंसिल करें तो क्या आ रहा है AD बटे BD, ये आ गया। अब फिर से क्या करते हैं, त्रिभुज DE उधर से अब आते हैं, ADE इधर से, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, अब इसका ये क्षेत्रफल निकालना है यानी क्या ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब इसमें भी 1/2 आधार, आधार उसका अब उधर से देख लेंगे चूँकि लंब इसको लेकर के चल रहे हैं। तो AE और शीर्षलंब क्या हो गया DQ, 1/2 आधार इसका क्या हो गया EC और शीर्षलंब फिर वही DQ। सेम प्रक्रिया इसके तहत लेना है कि जिस प्रकार उसमें रखे थे उसी प्रकार इसमें भी। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम लोग को यहाँ एक चीज़ को समझना होगा, जो मूल बात है वो क्या, दोनों समीकरण में देखेंगे कि ADE और ADE का क्षेत्रफल यानी कि ये उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में सोचना है कि अगर हम जैसे इस त्रिभुज का एरिया अगर हम लोग इस तरह से निकाले तो ये अगर सपोज इसका जो है ये आधार हो गया 6 और ये जो है शीर्षलंब 4, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 6 ना, हाँ सॉरी ये 3। तो अब इसका आधार क्या हो गया 3 और ऊंचाई हाइट क्या हो गया 4,
तब भी इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों का क्षेत्रफल उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ पर लिखना होगा इसके बाद से कि त्रिभुज ADE उभयनिष्ठ है तथा चूंकि DE समानांतर BC, DE समानांतर BC है और उभयनिष्ठ आधार DE है, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। यानी यूँ देखा जाए तो ये दोनों तो उभयनिष्ठ है, ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में क्या है ना कि ये दोनों समांतर रेखा के बीच है और दोनों का आधार वही मान ले, DBE का आधार तत्काल ये मान लिए DE और EDC का आधार भी ये मान लिए। तो कहा जाता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनाए हुए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है यदि दोनों का आधार उभयनिष्ठ हो। तो क्षेत्रफल बराबर है अगर आधार उभयनिष्ठ है तो इसी अतः समीकरण 1 बराबर 2 यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC, जो कि हम लोगों से पूछा जा रहा था। यही हो गया थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें अथवा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को प्रमाणित करें अथवा किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को यानी AB और AC को दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बात को प्रमाणित करना है। तो दिया हुआ क्या है? तो त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज में भुजा समानांतर है यानी DE समानांतर क्या हो गया BC का। इसके बाद सिद्ध क्या करना है? तो AD बटे DB बराबर AE बटा EC। इसके बाद क्या लिया? तो रचना किए PE लंब AD पर और DQ लंब AE पे डाला और BE और DC को मिलाया। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकाल लिए। फिर ADE और ECD का क्षेत्रफल निकाल के दो इक्वेशन प्राप्त किए। जो मूल बात है ये तर्क के लिए कि दोनों, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को बराबर तब समझेंगे जब दोनों का RHS भी LHS भी बराबर होगा, तब तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो इधर वाला कैसे बराबर होगा? तो ऊपर वाला तो ठीक है कि ADE क्षेत्रफल, लेकिन नीचे वाला है क्या कि DBE का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल। तो ये कैसे बराबर होगा? तो हम लोग चित्र को थोड़ा फॉलो करें कि क्या है DBE इधर से ये जो दिख रहा है और ECD ये जो दिख रहा है, ये दोनों क्या है? तो DE समानांतर यानी दो समांतर रेखा के बीच है। इसके बाद क्या है कि दोनों का आधार क्या है? DE है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे? आपस में बराबर, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इस कारण से दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS भी बराबर होगा। अतः AD बटे DB बराबर AE बटा EC। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज थेल्स का प्रमेय को भी देखा। अब मैं दूसरा इसी में बताने जा रहा हूँ थेल्स के विलोम का। प्रश्न थोड़ा सा चेंज होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमाणित करें, विलोम को प्रमाणित करें, या इसको मैं थोड़ा थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रमाणित करें। ये नया प्रश्न हो गया जो मैंने लिखा था 8वां नंबर पॉइंट, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अब यहाँ पर भी क्या होगा के विलोम को प्रमाणित करें, यानी इसी का अपोजिट थ्योरी जो होगा विलोम को प्रमाणित करें।
अब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई, लेकिन अब इसमें हम लोग होगा क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। प्रमाणित करें। अब इसमें क्या था, DE समानांतर BC, इसमें है क्या, ये दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटा EC, और सिद्ध करना है क्या जो उसमें दिया हुआ था, यानी DE समानांतर BC। चूंकि विलोम है तो सिर्फ तर्क को थोड़ा सा ठीक करेंगे तो वो भी बनेगा। इसी चित्र को ड्रॉ करना है थोड़ा सा फिर से एक बार। ABC DE, यहाँ पर है AD बटे DB बराबर AE बटे EC दिया हुआ है, और सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। उसमें था कि DE समानांतर BC दिया हुआ था, सिद्ध करना था AD बटे DB बराबर AE बटा EC, जो हम लोग यहाँ ने किए थे। अब इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि वो समांतर हैं। चलो देखते हैं। तो इसमें रचना करना है क्या कि अपने मन से, है ना, DP BC समानांतर DP रेखा खींचा, मतलब BC के समानांतर DP एक रेखा खींच दी। अब रचना, चूंकि रचना से BC समानांतर DP, इसीलिए उसी अब थेल्स प्रमेय जो सिद्ध किए थे, थेल्स प्रमेय से क्या सिद्ध किए कि अगर समानांतर हो तो क्या होगा कि उसके भुजानुपातिक रूप में बराबर होगा, यानी क्या होगा AD बटा DB बराबर AP बटा PC, AD बटा DB बराबर AP बटा PC। चूँकि समानांतर माने हैं तो थेल्स प्रमेय तो कहता है कि अगर समानांतर है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो वही चीज़ को लिख दिए। अब क्या प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से AD बटा DB बराबर AE बटा AC, दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों का LHS क्या है, आपस में बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। मतलब क्या हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, तो AP बटे PC बराबर AE बटा EC। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे। हम लोग को तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर होना चाहिए BC, तो कैसे होगा, तो लिखते हैं कि दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, तो देखें। अगर दोनों ओर एक जोड़ते हैं तो, इसी को मैं यहाँ लेकर देख रहा हूँ, AP बटे PC जोड़ 1 बराबर AE बटा EC जोड़ 1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, इधर क्या हो जाएगा PC, तो AP जोड़ PC बराबर, इधर एलसीएम क्या हो जाएगा EC, तो AE जोड़ EC, है ना। अब
AP जोड़ PC बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा क्या हुआ, PC। AE जोड़ EC बराबर भी क्या होगा, AC बटा क्या हुआ, EC। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो EC बराबर PC, यानी EC और PC में अंतर नहीं है। इसलिए DP DE पर संपाती है, तब इसका मतलब संपाती है, यानी इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि DP समानांतर BC कहाँ से भाई, तो रचना से। जब ओवरलैप कर रहा है तो DP की जगह क्या कर दे, DE, यानी DE समानांतर, अतः DE समानांतर BC, जो हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोगों ने आज अभी ये भी देख लिया थेल्स का विलोम को, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है उसको भी हम लोगों ने देखा।